अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सानिया शेख का नावल तेरे जाने के बाद किस्त नंबर 4। कमरे की खामोशी में जैसे जैसे रात गुजर रही थी, बेड पर लेटी वलीजा की सिसकियां गूंजने लगी। वो रो रही थी, तड़प रही थी। क्या वाकई मेरे रब की तरफ लौटना इतना बड़ा जुर्म है? वो खुद से सवाल कर रही थी, मगर जवाब सिर्फ आंसुओं की सूरत में आ रहे थे। वो थप्पड़ से अंगारों की तरह लगा। अपनी माँ के लिए उसका दिल रो रहा था। कितना सख्त है दिल इनका। वो कैसे वापस लौट कर आएंगे अपने अल्लाह की तरफ? इनके दिल में ना तो अल्लाह का खौफ है और ना ही मोहब्बत, बल्कि जो अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं दिलों में, उनकी याद जगाते हैं, उल्टा उनकी ही दुश्मन बनी बैठी हैं। दिल जैसे फट रहा था। गाल पर थप्पड़ की जलन से ज्यादा माँ के अल्फाज और बेतनाई चुभ रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बीबी जी, खाना रख दूं? मुलाजमा की आवाज़ में हमदर्दी थी। वलीजा खामोश रही, जवाब न दिया। दूसरी बार आई। बीबी जी, आप ठीक है? बड़ी बीबी जी नाराज थी। आप खाना तो खा लें। वलीजा ने अपनी सिसकियों को दबाते हुए कहा, जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो दरवाजे के पीछे कुछ देर रुकी रही, फिर आहिस्ता से पलट गई। रात गहरी होती गई और वलीजा के आंसू तकिए में जज्ब होते गए। या अल्लाह, तूने कहा था ना, जो तेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा तो उसे काफ़ी हो जाएगा। तो फिर ये दिल का दर्द, ये अपनों का ताना, ये सब क्यों? उसने कांपती आवाज़ में आसमान की तरफ देखकर कहा। या अल्लाह, मेरा दिल बहुत गमगीन है और टूटा हुआ है, लेकिन मैं किसी की शिकायत नहीं करती, आपसे भी नहीं। मगर इंसान हूँ, दर्द होता है, दिल दुखता है। सिर्फ दिल का हाल बता रही हूँ। मगर तू तो मेरे दिल में क्या है वो भी जानता है। मेरे अल्फाज और जुमले सब गुम हो गए हैं। तू ही है जिसके सामने मैं दिल खोलकर बोल सकती हूँ, चाहे ज़बान खामोश रहे। मगर तू सब जानता है। वह हिचकियाँ लेने लगी। या रब, तू मेरा हाल जानता है। मैं कैसे किसी और का हाथ थाम सकती हूँ? कैसे खुद को झुठला दूँ? मैं तुझसे कुछ मांगूँ तो क्या गलत है? उसने अपने दिल पर हाथ रखकर आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो तू मेरे दिल से इसका ख्याल भी निकाल दे। मगर अगर वही है तो मेरे लिए आसानी फरमा। मेरे जज्बे को इबादत बना दे और मेरी राहों में आसानी भर दे, नूर भर दे। मैं कमज़ोर हूँ, तेरी दुनिया जालिम है, मैं नहीं लड़ सकूंगी इनसे। कोई और नहीं, माज के अलावा और कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी में, मेरी दुआ में, मेरे दिल में बस वही एक है। मेरे इल्तिजा सुन ले या रब। तो दिलों के हाल जानता है, तो ही दिलों को जोड़ने वाला है। तो उसे हलाल रिश्ते में बदल दे, वरना मुझे इस मोहब्बत से आज़ाद कर दे। उसके अल्फाज आंसू में बह रहे थे। ये दिल अब सिर्फ अल्लाह के फैसले का मुंतज़र था। कमरे में बोर्ड मेंबर्स अपनी फादर डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार बैठे थे। एक तरफ बुराक कुरैशी और इसका भाई सुभान कुर्सियों पर विराजमान थे, संजीदा मगर पुरएतमाद। दूसरी तरफ मिशेल अंसारी और सनिया अंसारी विराजमान थे। मिशेल और बुराक आमने सामने बैठे थे। बुराक का मूड निहायत ख़राब था। वो सुभान के काम में कब से घुसा खुसर फुसर कर रहा था। भाई जल्दी करो ना साइन, फिर चलें यहाँ से। सुभान ने हैरत से बुराक को देखा है। क्या मसला है तुम्हारे साथ बुराक? इंसान बनकर बैठो। क्या काट रहा है तुम्हें? सुभान ने बुराक को आंखें दिखाई। बुराक ने बुरा सा मुंह बना के मिशेल को देखा, जो मुसलसल किसी को कॉल लगा रही थी। चुड़ैल, बुराक ने सर मारते हुए अपना फोकस मोबाइल की तरफ किया। मोबाइल ऑन करते ही बुराक का रंग उड़ा था। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ वही था। बुराक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये क्या है? अचानक एक वीडियो की आवाज़ कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजने लगी थी। सबकी नजरें मोबाइल की स्क्रीन पर गईं। बड़ी खबर, मारूफ समाजी कारकुन और कुरैशी इंटरनेशनल के डायरेक्टर बुराक कुरैशी पर गैर इखलाकी कारोबार में मुलविस होने का इल्ज़ाम। सराय के मुताबिक इनके ओल्ड एज होम में किसी बेज़मीर सरगर्मियों की निशानदेही हुई है। नाजरीन, यह है शहर का सबसे बड़ा ओल्ड एज हाउस, जहां बुढ़ापे का सहारा देने का दावा किया जाता है। लेकिन असल चेहरा इस वक्त सामने आया जब हमारी टीम ने खुफिया कैमरे से वहां की असल हकीकत दिखाई। इन इदारों के पीछे कौन है और क्या वाकई बुराक कुरैशी जैसा समाजी कारकुन इस गुनाहों में शरीक है? बुराक के चेहरे का रंग उड़ गया। सुबह ने पूरी तौर पर मोबाइल बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सुभान की पेशानी पर फिक्र की शिकने वाज़ेह हो चुकी थी। जैसे ही वीडियो ख़त्म हुई, कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें बुराक पर जमी थी। एक बोर्ड मेंबर ने सख्त लहजे में कहा, मिस्टर बुराक, क्या ये सब झूठ है या फिर आप वाकई हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं? हमें अंदाज़ा नहीं था कि आप इस कदर आज़ाद ख्याल है। हाउ डे यू? मेरे भाई से इस तरह बात करने की नहीं करनी मुझे कोई डील। सुभान ने फाइल बोर्ड मेंबर के मुंह पर मारी। मिशेल ने अपनी सांस रोक ली। बात इस हद तक ख़राब हो गई थी कि मिशेल अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। सनी ने सुभान को रोका।
जस्ट कॉम डाउन सुभान, होश से काम लो, जज्बाती मत बनो। वो सुभान को कूल कर रहा था। सनी कैसे जज्बाती ना हो, मेरे सामने मेरे भाई को ये उल्टा सीधा बोल रहा है और तुम बोल रहे हो कूल रहूं। सुभान ने सनी का हाथ झटका। ये सब झूठ है, घटिया साजिश है। किसी ने जानबूझकर मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए यह हथकंडा इस्तेमाल किया। बुराक ने अपनी खामोशी तोड़ी। बुराक की आंखें खून छलका रही थी। वो धड़ाम से कुर्सी से उठा और मेज पर जोर से हाथ मारा। ये सब बकवास है, झूठ है, और मैं कसम खाता हूँ जिसने भी ये किया वो खुद को बचा नहीं पाएगा। ये किसी ने जानबूझकर किया है। मेरी फैमिली को, मेरे ख्वाब को, इस ओल्ड एज हाउस के मिशन को बदनाम करने की घटिया कोशिश। मगर मैं खामोश नहीं बैठूंगा। तुम फिक्र मत करो, ये जिसकी भी शरारत है उसे अपने हाथों से कत्ल करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। सुभान ने भाई की पीठ थपथपाई। सुभान तुम फिक्र मत करो, इस चैनल की रिपोर्टर को पकड़कर उल्टा लकाट दूंगा, सब उगल देगा, देखना। बुराक, मुझे ये सब कुछ जानकर दुख हुआ है। मैं पूरी तहकीकात करवाऊंगा। तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। सनी भी चुप न रह सका। सनी के दिल में शदीद किस्म का तूफान उठ रहा था। इसकी डील हाथों से जा रही थी। सुभान सीधा सनी की तरफ मुड़ा, जिसके चेहरे पर पहले ही कोफ्त और परेशानी छाई हुई थी। सनी, मुझे अफसोस है, आज के डील मुमकिन नहीं। मेरे भाई की रेपो दाव पर लग गई और ये सब किसी साजिश के तहत किया गया है। मुझे जाना होगा प्लीज़। जो भी इसके पीछे है वो बच नहीं पाएगा। सनी, सॉरी, मगर हम आज ये डील नहीं साइन करेंगे। सुभान ने सनी को समझाना चाहा। अरे कोई बात नहीं सुभान, टेक योर टाइम। मैं समझ सकता हूँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे। तुम्हें दोस्त का है तो साथ कैसे छोड़ दूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मिलकर देखते हैं इस मामले को। जो कोई भी इसके पीछे है इसे चौक पर उल्टा लटका देंगे। बुराक मेरा भी छोटा भाई है। सनी ने सुभान को कूल करने की कोशिश की। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं और बुराक का इंटरव्यू दे देते हैं कि किसी की साजिश है ये। जब तक हमें टाइम मिल जाएगा हम मुजरिम को ढूंढ लेंगे। सनी ने दोनों भाइयों को मशवरा दिया। थैंक्स सनी, मगर मैं काफ़ी हूँ अपने भाई के लिए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, मुझे भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नीड नहीं है। आई नो हाउ टू डील। मैं अब डायरेक्ट मुजरिम की गर्दन पकड़ूंगा। सुभान गुस्से से फनकारा। मिशेल ने बेख्तियार अपनी गर्दन पर हाथ रखे, जैसे सुभान ने उसी के लिए जुमले अदा किए। चलो बुराक, हमें सबसे पहले अपने वकील से मिलना है। सुभान भाई का हाथ पकड़े वहां से ले गया। सनी का जवाब दे गया। वो इसे रोक नहीं सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था। सनी का कॉन्फ्रेंस रूम की मेज पर जोरदार मुक्का पड़ा। किसने ये वीडियो लीक की? किसने, और आज ही क्यों? डैम, आज के दिन ही क्यों ये हुआ सब? मिशेल, क्यों? सनी ने बराह रास्त इससे सवाल किया तो मिशेल का दिल उछलकर हलक में आ गया। सनी रिलैक्स, क्या हो गया है? एक डील ही तो है। एक दो दिन बाद की बात ठीक हो जाएगी। क्यों जज्बाती हो रहे हो? मिशेल इसका माइंड डाइवर्ट करने लगी। एक झटके से उसने पानी का जग उठाकर जमीन पर दे मारा। जग टुकड़ों में बिखर गया। कैसे जज्बाती ना हो, बोलो। वो क्या बोलकर गया कि इसे की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी है अपने भाई के लिए। इसका शक हम पर जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको शूट कर दूंगा। वो कुर्सी को लात मारकर दीवार से दे मारा। उसकी सांसें फूल रही थी, आंखों में अंगारे दहक रहे थे। मैंने बोला था कुछ नहीं होना चाहिए, फिर कैसे हुआ ये सब? पता तो मैं लगवा लूंगा ये कौन है। वो जख्मी शेर की तरह बेकाबू होता हर चीज़ को तहस नहस कर रहा था। जब इसका मोबाइल बजा, वहाज अंसारी की कॉल पर सनी ने लब भेज लिए। सनी ने कॉल नहीं उठाई, वो भी किसी से बात करना नहीं चाहता था। इसके अरमानों की जो बैंड बजी थी वो तिलमिला सा गया था। मिशेल को अपना अंजाम साफ साफ नजर आ रहा था। वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वो खामोशी से रूम से बाहर निकल गई। बुराक का चेहरा अंगारों की तरह दहक रहा था। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा वो वीडियो बार बार चला रहा था और हर बार उसकी आंखों में गुस्से की एक नई लहर भड़क उठती। किसने बनाई है ये घटिया वीडियो? क्या समझ रखा है उन लोगों ने? मैं बर्दाश्त करूंगा ये सब? अगले ही लम्हे उसने गुस्से में आके जोर से गाड़ी के डैशबोर्ड पर मुक्का मारा। बुराक प्लीज रिलैक्स करो। सुभान ने गाड़ी साइड पर रखी और बुराक को संभाला। मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? इबरत का निशान बना दूंगा मैं इन्हें सबको, मगर मेरी जान होश से काम लेना है। ये वक्त जज्बाती और जनूनी होने का नहीं है। दिमाग से काम लो, पहले रिलैक्स हो। और ये लोग भी यही चाहते हैं कि तुम अपना आप खो बैठो। सुभान को अपने भाई की तकलीफ दिख रही थी। उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश, मेरे मकसद को नीचा दिखाने की। भाई ये काम बहुत सोच समझ के गया है। आप खुद सोचिए, वो हमारी माँ और दादी की उम्र की औरतें, क्या इनसे मैं गलत काम करवाऊंगा? मैंने बाहर रहकर कभी लिमिट क्रॉस नहीं की, ना शराब ना जुआ, कभी नहीं। मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ ये सब? बुराक ने अपनी बाल मुट्ठी में दबा कर नोच लिए। मेरे साथ ही क्यों हुआ भाई? मैंने ज़िंदगी में अपनी वैल्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो कैसे इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझे लगा दिया?
मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर क्यों इतना गंदा इल्ज़ाम मुझ पर भाई? वो नहायत जज़्बाती हो रहा था। बुराक पागल मत बनो यार, हम सच पर हैं बुराक, झूठ खुद मुंह के बल गिरता है, मगर इस वक्त हमें होश से काम लेना है। मैंने अपने एडवोकेट को बुला लिया, हम केस करेंगे इस रिपोर्टर पर। मैं लीगल तरीके से इसको ट्रैक करूँगा, बट अगर मुझे कोई उल्टा काम करना पड़ा तो वो भी मैं करूँगा। बस तुम खुद को संभालो, ट्रस्ट मी बुराक। मुझे बहुत जल्द सामने आएगा। सुभान ने अपने भाई को सीने से लगा लिया। जिसने ये किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो भाई को सीने से खुद से लगाए अहद कर रहा था। माज ने अपना पहला कदम कामयाबी की तरफ रख दिया था। अपने बाप की छोड़ी जायदाद से पहले अपार्टमेंट लिया और अपने लिए अब जगह खरीदी, जहां वो अपना छोटा सा ऑफिस बना सके और मशीन लगा सके। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहता था, जो वो सीख कर भी आया था। कितने ही प्राइवेट कोर्सेज वो कर चुका था। अगरचे अभी तो 2 मशीनों से काम करना चाहता था, आहिस्ता आहिस्ता वो मुनाफा कमाकर 2 से तादाद मशीनें लगाने का इरादा रखता था। मगर अभी वक्त दरकार था, इसके हौसले बुलंद थे। जुनून था, वो वलीजा और बुराक से अपनी खुशी बांटना चाहता था। बुराक को कब से फ़ोन लगा रहा था, मगर बुराक ने फ़ोन नहीं उठाया। माज को परेशानी हुई कि बुराक ने पहले ऐसा कभी नहीं किया कि माज की कॉल अटेंड ना की हो। ये दोनों बहन भाई बेवफा होते जा रहे, इसकी क्लास लेनी पड़ेगी मुझे। माज ने सर झटक कर अपना मूड ठीक किया। माज ने वरीजा का फेवरेट कॉफ़ी केक लिया, 7 गजरे लिए। वरीजा को भी वो बेहद पसंद थे। वो बहुत खुश था कि बहुत जल्द वो वलीजा की ख्वाहिश पूरी करेगा, इसका महरम बनेगा। एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का अहाता किया। वो धड़कते दिल के साथ वलीजा के घर पहुंचा। पहले इसने इसकी कॉल की, कुछ मैसेजेस भी छोड़े। वो जाने से पहले वलीजा को इन्फॉर्म करना चाहता था, मगर इसकी मुकम्मल खामोशी उसे अंदर ही अंदर डरा रही थी। वलीजा ठीक तो है? बहुत सारे खदशात उसे डरा रहे थे। घर पर मुकम्मल सन्नाटा था। मुलाजमा ने दरियाफ्त किया तो पता चला नौशीन अभी सो रही थी। एहसन अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस गए थे। माज ने मुलाजमा को रोका। बात सुनो, जा वलीजा बीबी से पूछो, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं आ जाऊँ मिलने? मैं वलीजा बीबी को बताती हूँ, आप बैठ जाए। वो सीधे वलीजा के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर थोड़ी ही देर के बाद परेशानी से नीचे उतरी। माज भाई, वो वलीजा बीबी को कुछ हो गया है, वो कुछ नहीं बोल रही। आप चलें जल्दी। वो रोती हुई मुआज को पुकार रही थी। मुआज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर जकड़ा। गजरे इसके हाथ से फिसल कर नीचे गिरे। वो दीवानावार भागा था वलीजा के कमरे की तरफ। वलीजा अपने बेड पर होशो हवास से बेगानी पड़ी हुई थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, आंखें बंद थी और सांसें बेतरतीब चल रही थी। माज ने उसे झंझोड़ा। वलीजा, वलीजा आंखें खोलो। ये क्या हो गया तुम्हें वलीजा? प्लीज़ बात करो मुझसे। वलीजा, बहुत तेज़ बुखार है, शायद कई घंटों से है। क्या कोई देखने नहीं आया था कमरे में? तुम कहाँ मरी हुई थी? तुम ही देख लिया करो। इसे मालूम तो है ये कितनी लापरवाह है, खुद से अपना ख्याल नहीं रखता। माज को रह रहकर सबकी बेहसी पर अफसोस हुआ। वो भाई सब देर से उठते हैं और वलीजा बेबी ने कल से खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। उसने अपनी सफाई दी। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो? वलीजा क्यों करेगी ऐसे? तुम जाओ, नौशीन आंटी को उठाओ, वलीजा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। जल्दी जाओ। वलीजा, होश करो, आंखें खोलो। क्या हुआ है? कुछ तो बोलो यार, मुझे डराओ मत प्लीज़। माज ने वलीजा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर वो बिल्कुल बेसुध पड़ी थी। माज ने फौरन उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार तेज़ है, बहुत तेज़ है। माज ने वलीजा पर आहिस्तगी से चादर डाली। इसके चेहरे पर बेहद फिक्रमंदी और नरमी थी। वो लम्हा ब लम्हा वलीजा की सांसें चेक कर रहा था। माज ने ठंडे पानी की कटोरी ली और नरम तौलिया भिगोकर वलीजा की पेशानी पर रख दी। वलीजा की खामोशी से बेचैन किए दे रही थी। चंद लम्हों बाद वो पट्टियाँ बदलता, उसकी नब्ज चेक करता और दुआएं करता कि वो जल्दी होश में आ जाए। इतनी देर में मुलाजमा वापस आई। वो माज भाई, बड़ी बीबी जी तो दरवाज़ा नहीं खोल रही, वो सो रही हैं गहरी नींद। वो फूली हुई सांसों से उसे बता रही थी। माज की पेशानी पर बल पड़ चुके थे। वो शिद्दत गुस्से और बेबसी से दांत पीस कर रह गया। क्या बकवास है ये? भंग पीकर सो रही हैं क्या वो? माज जोर से धाड़ा। इतनी बेहिसी है इस घर के लोगों में। कोई तकलीफ से मर जाए, यहाँ नींद पूरी नहीं हो रही। भाड़ में जाए सब, मैं वलीजा को लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल। अच्छा सुनो, तुम भी साथ चलो। तुम वलीजा की जूती और चादर पकड़ो, हम अस्पताल जा रहे हैं। आई एम सॉरी वलीजा, मैं तुम्हें हरगिज़ ना छूता, मगर तुम्हारी हालत के पेश नज़र मुझे करना पड़ा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वलीजा, कुछ भी नहीं। उसके लहजे में बेपनाह मोहब्बत और बेबसी थी। मुलाजमा वापस आई, हाथ में वलीजा की चादर और जूतियाँ लिए। माज ने चादर उसे उड़ाई, दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुलाजमा ने दरवाज़ा खोला और माज तेज़ कदमों से नीचे भागा।
रश ड्राइविंग करता हुआ अस्पताल पहुंचा। इसका सारा फोकस पीछे लेटी वलीजा पर था। इमरजेंसी वार्ड के सामने गाड़ी रोकी और फौरन वलीजा को उठाकर अंदर भागा। डॉक्टर, कोई है? प्लीज़ फ़ौरन चेक करें, इसे होश नहीं आ रहा। नर्सेस ने फ़ौरन स्ट्रेचर मंगवाया और वलीजा को एडमिट किया गया। चंद लम्हों में एक सीनियर डॉक्टर आया, इसका मुआयना शुरू किया। बुखार है, काफ़ी तेज़, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल स्ट्रेस भी है। डिप्रेशन की अलामात है। मास का दिल धड़कना भूल गया। डिप्रेशन? वलीजा, वो तो कभी किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेती, तो ये स्ट्रेस कहाँ से आया? वो खुद से बड़बड़ाया। आप इनका ख्याल रखें, थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा, मगर प्लीज़ इनको खुश रखें। मुसलसल स्ट्रेस ठीक नहीं है मरीज़ के लिए। डॉक्टर अपनी बात समझाकर चला गया, मगर माज को फिक्र में मुब्तला कर गया। बात सुनो। माज ने वलीजा की मुलाजमा को इशारे से बुलाया। कल क्या हुआ था? वलीजा का किसी से कोई झगड़ा, किसी दोस्त या यूनिवर्सिटी में कोई बात हुई? माज अपने सारे शक जाहिर कर रहा था। माज भाई, कल तूफान आया था घर में। आप ना पूछें आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ। वलीजा बीबी को जी बड़ी बेगम साहिबा ने थप्पड़ मारा था। अल्फाज थे या बम जो माज के सर पर फटे। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? नशीन आंटी और हाथ? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। वो शौक की कैफियत में था। माज भाई, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? कल घर में बड़ी लड़ाई हुई थी। पहले हसन साहब की, फिर वलीजा बीबी की, और फिर बड़ी बीबी ने तो वलीजा बीबी पर पाबंदी लगा दी है। अब वो घर से बाहर नहीं जाएंगी। वो माँ इसको खूब चस्के लगाकर सानी कहानी समझा रही थी, ये सोचे बगैर कि मुकाबल कितना हर्ट हो रहा है। मगर क्यों? ऐसा क्यों हुआ जो वलीजा पर इतनी सख्ती? इसे यही सवाल तंग कर रहा था। वह जल्द अज जल्द जानना चाहता था कि बात की नोयत क्या। ताया अबू किधर थे? उन्होंने क्यों नहीं रोका आंटी को? उमास भाई, वलीजा बीबी ने आपके हक में फैसला दिया था कि वो आपसे शादी करेंगी, और इस बात पर इनको थप्पड़ पड़ा, और बड़े साहब तो बस चुप ही कर गए थे। क्या करते वो? बड़ी बीबी जी इनको बोलने ही देती है कुछ। मुलाजमा ने रवानी में सारी बात बता दी। जहां मास के दिल में दीप जले खुशियों के, वो साथ ही मान भी पड़ गए। क्यों? क्यों नहीं करना चाहती मुझसे शादी आंटी? मास को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। आपके पास पैसा नहीं है इसलिए? वो थोड़ा झिझक कर बोली। मुझे यकीन नहीं आया ताया अबू के होते हुए वलीजा को थप्पड़ पड़ गया और वो खामोश तमाशाई बने देखते रहे। मास ने उसके बाद खामोशी इख्तियार की। नौशीन का रिएक्शन तो जानता था कि वो मुखालफत करेगी, लेकिन इस कदर सख्त रवैया, वो भी बेटी के साथ। अनबिलीवेबल। वो लगा थप्पड़ वलीजा को नहीं, नौशीन को मारा गया था। मैं वलीजा को उठाकर ले जाऊंगा, अगर किसी ने इस पर हाथ उठाया तो मैं हर वो हाथ तोड़ दूंगा जो वलीजा की तरफ उठेगा। लानत है ऐसी दौलत पर जो इंसान को जालिम बना दे। माज अब बराक को फ़ोन कर रहा था। इतना सब सुनने के बाद वो नौशीन की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। इस औरत ने वलीजा पर हाथ उठाया था जो इससे बर्दाश्त से बाहर था। वो खुद पर हर बार बर्दाश्त कर सकता था, मगर वलीजा पर नहीं। अपनी नफरत में इतनी पागल हो गई है ये औरत। बुराक कॉल अटेंड नहीं करता था। करता भी कैसे? आज दोनों भाई मुसीबत में जो थे। अभी मौज का दिल अपनी वलीजा के लिए तड़प रहा था। बुराक के लिए कल्पना अभी बाकी था। वो जंगली इंसान कहाँ ले गया है मेरी बेटी को उठाकर? नौशीन कभी सुभान को, कभी एहसन को फ़ोन कर रही थी। सबके फ़ोन बंद थे। तुम किस बात की ड्यूटी कर रहे थे? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कैसे ले जाने दिया मेरी बेटी को? नौशीन जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर काट रही थी। बड़ी बीबी जी, वलीजा बीबी ठीक नहीं लग रही थी। वो बेहोश थी, इनको हॉस्पिटल लेकर जाना ज़रूरी था। मास बाबा ने ठीक किया। गार्ड ने मास की साइड ली तो नौशीन भिड़क उठी। तुम्हें तनख्वाह मास देता है? तुम किसके गार्ड हो, मेरे या उसके? अपनी हद में रहो। आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से वलीजा नहीं जाए। सब के सब कामचोर। और ये एहसन कहाँ है आज सुबह सुबह? वो जाते जाते वापस मुड़ी। बीबी जी, शाम के 4 बज रहे हैं। वो मास बाबा के आने से कुछ देर पहले ही गए थे। इस मास को तो मैं देख लूँगी जो बिना वजह मेरी बेटी का दिमाग ख़राब कर रहा है। शदीद ख़राब मूड के साथ वो नाश्ता करने बैठी कि टीवी पर आती न्यूज़ ने उसे हवास बाख्ता कर दिया। कुरैशी ख़ानदान के चश्मे चिराग ने किया ख़ानदान का नाम रोशन। वो बेबस बेसहारा औरतों की आड़ में चल रहा है काला धंधा। ओल्ड एज हाउस को कर दिया है सील। कानूनी नोटिस जारी। सख्त से सख्त सज़ा मिलने का खदशा। न्यूज़ सुनने के बाद नौशीन को लगा कि वो गिर जाएंगे। मेरे बुराक के बारे में ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग? वो पागली की तरह सबको फ़ोन मिला रही थी, मगर अब तक सबके फ़ोन बंद जा रहे थे। बस उसके दिमाग में एक ही शख्स का नाम आया, सनी अंसारी। चाहल आदमी, मैंने सिर्फ तुम्हें इसका नाम हाईलाइट करने को कहा था। बस इतना कि वो किसी वक्त ओल्ड एज से मुंसलिक था। कोई सीधा इल्ज़ाम नहीं लगाया था मैंने।
مشرا غصے میں بھرپور اس رپورٹر پر برس رہی تھی۔ فون پر دوسری طرف سے صفائیاں دی جا رہی تھی مگر مشرا کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ مگر تم نے تو حد ہی کر دی۔ جھوٹے ثبوت، فیک ویڈیو، کون سا رپورٹر ایسا کرتا ہے؟ اب بس چھپ جاؤ، خبروں سے بھی، سوشل میڈیا سے بھی، ورنہ اگلی بریکنگ نیوز تم پر ہوگا۔ سمجھ گئے؟ کچھ دن کے لیے انڈر گراؤنڈ ہو۔ تمہاری حرکت نے مجھے بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مشل صاحبہ، آپ جیسے لوگوں کو سچ اور جھوٹ سے کیا لینا؟ آپ کو بس اپنا مقصد پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا نا۔ رپورٹر بھی اب اپنا آپ دکھانے لگا۔ میں نے تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کا نام سامنے آئے، بس تم نے خود سے اتنی بڑی کہانی بنا کر چلا دی۔ فیک فوٹیج، جھوٹے ڈاکیومنٹس، ہوش میں ہو تم؟ مشل اس پر چلائی۔ تو پھر بات کرتے ہیں، وقت یہ سب کیوں نہیں سوچا آپ نے؟ اب جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کا سورس میں ہوں، اگر میں چاہوں تو ایک اور ویڈیو بھی مارکیٹ میں آ سکتی ہے، یا پھر میں سب کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سب آپ کی ایما پر ہوا تھا۔ رپورٹر اسے دھمکا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کا ہے؟ دھمکا رہے ہو مجھے؟ مشل چونکی۔ نہیں مشل صاحبہ، میں نے صرف اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ میرے کریئر کا خطرہ ہے اور میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کے خلاف، آپ کے وائس نوٹس، میسیجز، حتیٰ کہ ویڈیو ایڈٹ کرنے کی آپ کی ہدایت بھی۔ رپورٹر زہریلے لہجے میں بولا، تم چاہتے کیا ہو؟ تم جانتے ہو یہ بلیک میلنگ ہے۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ایک 2 ٹکے کا رپورٹر ہو اور خود کو بادشاہ سمجھنے لگے ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ وہ اسے ڈرانے کی بے سود کوشش کر رہی تھی۔ مشل بے یقینی سے بولی، آواز نیچی رکھو مشل انصاری، میں تمہارے کالے کرتوتوں کا پرسان حال ہوں۔ اگر میں چاہوں تو تمہاری ساری دنیا گرا دوں، تمہارا سچ جھوٹ سب دنیا کے سامنے ننگا ہو جائے گا۔ میں بیکاری نہیں ہوں سمجھی، مجھے خبر چاہیے، سچ چاہیے، یا پھر وہ کوئی جھوٹ بکتا ہے اور تم جیسے لوگ صرف ایک خبر ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولا، جو بھی پیسے چاہیے لے لو اور دفع ہو جاؤ، مگر مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو۔ میں سنی انصاری کی بہن ہوں، تمہارے جیسے 10 صحافی خریدے جا سکتے ہیں۔ مشل زہر خند لہجے میں گویا ہوں، زیادہ ہواؤں میں مت اڑو لڑکی، جانتا ہوں تمہارے بھائی کو، وہ بھی تمہاری بوٹی بوٹی کر دے گا۔ ذرا معلوم تو ہونے دو تمہارے کرتوت۔ میرے پیسے آج شام تک مجھے دے دو ورنہ تم بھی بدنام ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فون بند ہو گیا تھا۔ کہاں پھنسا لیا خود کو مشل۔ کیا ضرورت تھی اتنی دور تک جانے کی؟ بس نام لینا کافی تھا۔ یہ رپورٹر تو کتے کی طرح چمٹ گیا۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ کمرے میں ٹہلنے لگی، فون ہاتھ میں پکڑے، کئی کنٹیکٹس اسکرین پر۔ کس پر بھروسہ کروں؟ کون بچائے گا مجھے؟ مشل انصاری، تم نے خود کو خود میں ہی جان میں پھنسا لیے، اب نکلنا بھی خود ہی ہے۔ اب یا تو سب کچھ ہاتھ سے جائے گا یا میں اس گندے کھیل کو اور گندا بناؤں گی۔ سنی کا موڈ شدید خراب تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ مشروب کی چسکیاں لے رہا تھا، ساری دنیا سے بیزار بنا بیٹھا چیئر پر جھول رہا تھا۔ شدید اشتعال میں وہ پاگل ہو رہا تھا۔ آج کے دن کا انتظار وہ کتنے دن سے کر رہا تھا۔ 2 انگلیوں میں سگریٹ کو دبائے وہ انگوٹھے سے اپنا رب کر رہا تھا۔ اس کا تسلسل فون کی رنگ نے توڑا۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے موبائل کی طرف دیکھا، کوئی انجانا سا نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کچھ سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کر ہی لی۔ ہلو، وہ بہت بیزاری سے بولا۔ مقابل کوئی خاتون تھی جو بہت جلدی میں تھی۔ مجھے سنی انصاری سے بات کرنی ہے، پلیز میری بات کروا دو۔ بڑی افراتفری میں بات مکمل کی۔ یس، سنی ہیئر۔ سنی نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ سنی بیٹا، میں نوشین بول رہی ہوں، سبحان کی مما۔ بیٹا پہچانا؟ نوشین کا نام سنتے ہی سنی الرٹ ہوا، اس کی تمام حصے بربدار ہوئی۔ جی آنٹی، میں نے آپ کو پہچان لیا، کیسی ہیں آپ؟ سنی نے لہجے میں تھوڑی خوشامد پیدا کی۔ سنی بیٹا، تم جانتے ہو سبحان و براق اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے ابھی نیوز دیکھی، اس میں پتہ نہیں براق کے لیے کیا کچھ نہیں بولا جا رہا۔ میں تو سب کو فون ملا کر تھک گئی ہوں مگر کوئی اٹینڈ ہی نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا شاید تمہیں معلوم ہو، میں بہت پریشان ہوں۔ سنی نے اپنی زبان میں مٹھاس بھرتے نوشین کو تسلی دی۔ ارے آنٹی، آپ پریشان مت ہوں، مردوں پر ایسی چھوٹی موٹی مشکلات آتی رہتی، آپ کیوں سٹریس لے رہی ہیں؟ ایوری تھنگ از فائن، سبحان سب ہینڈل کر لے گا، وہ بہت سمجھدار انسان ہے۔ سنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنی بات میں انہیں الجھا سکے۔ بیٹا، میرا براق ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت شریف بچہ ہے۔ کہ سب کیا بکواس کریں، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے بہت۔ کیا تم بتا سکتے ہو وہ کہاں ہے؟ جی آنٹی، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، ہم رابطے میں ہیں، انفیکٹ میں خود ہینڈل کر رہا ہوں یہ سب، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ سنی نے ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے نوشین کو جال میں اتارا۔ بہت بہت شکریہ بیٹا، تم بہت اچھے ہو۔ تو میری بات کروا سکتے ہو ان سے؟ احسن سے ہی کروا دو پلیز، نوشین نے التجا کی۔
अरे आंटी, आप परेशान ना हो, मैं ज़रा बाहर निकला हूँ, आपके घर के करीब हूँ। मैं आपसे मिलता हुआ जाऊँगा, मगर आप प्लीज़ आराम करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सनी ने जल्दी से अपना कोट चेयर से उठाया, जो सच झूठ था, वो बोले जा रहा था। नौशीन, जो पहले ही अच्छी खासी इम्प्रेस थी, अब ये सुनकर इनके फैमिली के साथ खड़े, इसकी गर्विदा हो गई। थैंक यू सो मच सनी बेटा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम अगर करीब हो तो ज़रूर आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। नौशीन ने फराख दीदी दिखाई। सनी ने फ़ोन बंद किया, अपने बालों में हाथ फेरकर बाल सेट किए, मुंह में माउथ स्प्रे कर दिया ताकि अल्कोहल की स्मेल ना आए। वो नौशीन को हर तरह से इम्प्रेस करना चाहता था। फिजिशियंस का दिमाग सिर्फ क्रशिश का दामाद सिर्फ मैं बनूंगा। वो खुद से अहद करता हुआ जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वलीजा को होश आ गया था। वलीजा ने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली। पहली नज़र छत पर पड़ी, जहां पंखा सुस्त रफ्तार से घूम रहा था। कमरे में खामोशी छाई हुई थी, सिर्फ मॉनिटर की बीप बीप की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आंखों में धुंधली सी तस्वीर बनती थी। पहले बेड का किनारा, फिर ड्रिप की बोतल और फिर सामने खड़ी ज़ैनब अपनी मुलाजमा पर पड़ी। उसने नकाहत भरी आवाज़ में उससे पुकारा, बीबी जी, आपको होश आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ये ये कौन सा हॉस्पिटल है? कौन लाया मुझे यहाँ? वलीजा ने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा। बीबी जी, आपका बुखार बहुत तेज़ हो गया था और आप बेहोश थी। हम सब बहुत डर गए थे। ज़ैनब ने वलीजा का हाथ थाम कर कहा। वलीजा ने नज़रें फेरी, जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो कि वो कैसे आई। मुझे यहाँ कौन लाया? उसने सर को थोड़ा सा घुमाकर पूछा। ज़ैनब ने दांत निकालते हुए उसे सारी बात समझाई कि कैसे मांस, केक और गजरे लाए थे। मांस भाई लाए थे, आपकी हालत देखी तो एक पल ज़ाया ना किया। गोद में उठाकर गाड़ी में लाए, खुद ड्राइव करके अस्पताल पहुंचाया। वलीजा की पलकें लरसने लगीं। एक लम्हे को दिल रुका, फिर धड़कने लगा, तेज। मांस, उसने धीरे से दोहराया, जैसे खुद से ये तस्दीक चाह रही हो। सैनम ने कहानी सारी फरफर सुना डाली। फिर कैसे वह वलीजा को बुखार में देखकर तड़प रहा था। वलीजा ने जैनब को चुप करवाया। आप कहाँ गए? वलीजा ने झिझकते हुए पूछा। बीबी जी बाहर बैठे, तब से ना कुछ खाया है ना सोए हैं, बस आपके होश में आने का इंतजार है। वलीजा की आंखों में नमी तैर गई। दिल जैसे एक साथ कई जज्बे से भर गया। शर्मिंदगी, मोहब्बत, सुकून और अल्लाह का शुक्र। मेरी चादर तुमने पहनाई थी? वलीजा ने दोबारा सवाल किया। नहीं छोटी बीबी, वो मांस भाई ने ही दी थी और आपको पटियां भी कर रहे थे। आपसे माफ़ी भी मांग रहे थे कि आपकी मर्जी के बगैर आपको छुआ। ज़ैनब की ज़बान को ब्रेक नहीं लग रही थी। सब ठीक हो जाएगा बीबी, आप बहुत मजबूत हैं और आपकी दुआओं में असर भी है। वलीजा ने आंखें मूंद ली। मांस का चेहरा निगाहों के सामने था। बात सुनो, मामा ने लाने दिया मुझे मांस को यहाँ? वलीजा ने ज़ैनब की तरफ देखते कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा। ज़ैनब ने पल भर को नज़रें चुराई, फिर हौले से बोली, वो तो जी वैसे सो रही थी, उनको पता ही नहीं चला। वलीजा ने आंखें सुकड़ी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। क्या मतलब? मामा को मालूम नहीं? ज़ैनब ने गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से करीब आते हुए बोली, बड़ी बीबी का दरवाज़ा मैंने बहुत बजाया था, मगर आप जानती हैं वो 4 बजे से पहले नहीं उठती। और सुभान भाई या बुराक भाई? डैड, किसी को नहीं मालूम मैं कहाँ हूँ? वलीजा को हैरत हुई। जी बीबी जी, मास भाई ने किसी को नहीं बताया। जब आपकी हालत देखी तो बस सब भूल गए। आपकी जान बचाना थी, बस इसी में लगे रहे। वलीजा की आंखों में तशवीश उतरी। मामा को पता चला तो वो मास से मुझसे। सैनब फौरन बोली, फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। सैनब, कुछ ठीक नहीं होगा, अब तुम देखना। मामा तूफान खड़ा कर देंगी और नाहक मास को बातें सुनाएंगी। अच्छा, और तुम्हें लगता है तुम्हारा मास इतना कमज़ोर है जो बल्ला वजह इनकी बातें सुन लेगा? दरवाजे में खड़ा मास, जो कब से वलीजा की गुफ्तगू सुन रहा था, वलीजा को टोक गया। वलीजा ने मास्क चेहरे पर चढ़ाया, चादर को सीने तक खींच लिया। मास छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास आया। वलीजा की सफ़ेद रंगत में सर्दियां घुल रही थीं। मास के दिल को कुछ हुआ इसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर। वलीजा, मैं अब तुम लोगों के घर पर आंटी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा जो डर जाऊंगा। फिक्र मत करो मेरी। आंटी ने हाथ कैसे लगाया तुम्हें, ये समझाओ मुझे। मास को नए सिरे से तप चढ़ी थी। वो सब सोचकर वलीजा मास को नहीं देख रही थी। इसकी नज़र सामने दीवार पर थी। मास, मुझे लगता है मैं हार जाऊंगी। मैं मामा से नहीं लड़ सकती। आपके हवाले से कोई बात करूं तो वो मुझ पर बहुतान लगाएंगी। मैं ये नहीं सह सकूंगी। मामा मामा तमाशा लगा देंगी। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जैसे खुद को तसल्ली दे रही हो या शायद अपने दिल को समझा रही हो कि ये सब कुछ ख्वाब है। कितने आंसू उसकी आंखों से टूटकर गिरे। माज इन आंसुओं को चुन लेना चाहता था, मगर मुकाबल की नाराज़गी का सोचकर वो अपने इरादों से बाज रहा।
माज ने इसके आंसू देखे और पलकें मींच दी। मुझे बस इतना बताओ, तुम ठीक हो? वलीजा ने सर हिलाया। जब तक मैं हूं तुम पर हरफ नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं हर सूरत में। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मगर तुम हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम मेरे साथ हो। मुझे मालूम था आंटी हमारे रिश्ते पर ज़रूर फड्डा डालेंगी, मगर ताया अब्बू तो साथ है। फिर तुम क्यों मायूस हो रही हो? आप आप बुराक भाई को बुलवा दें प्लीज़। मैं घर जाना चाहती हूँ। वलीजा ने बाज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके पास कोई जवाब ही नहीं था। बाज ने सबसे आंखें बंद की। बहुत बदल गई हो वलीजा, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है मैं हार चुका हूँ। तुमने मुझे हरा दिया है। खैर, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं चीज़ों को कैसे दुरुस्त करूँगा? मैं अकेला नहीं लड़ सकता सबसे वलीजा। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर सबने आंटी का साथ दिया तो? बताओ क्या करोगी? वो अपनी बात पूरी करना चाहता था। वो जानता था कि दोबारा वलीजा से बात नहीं हो सकेगी। माज, मैंने अपनी पसंद बता दी है घर वालों को। मार भी खा ली है, मगर इससे ज़्यादा मैं खुद पर कोई दाग नहीं लगाऊंगी। इसके बाद मेरे अल्लाह ने जो मुकर्रर कर दिया मैं इस पर राज़ी हो जाऊंगी। वलीजा की बात पर माज के माथे पर बल पड़े। तो वो सारी बातें, वो जज्बात, वो लम्हे, वो सब कुछ फजूल था। सब भूल सकती हो तुम। मैं ना भी हूं तो मेरी जिंदगी में तुम इस चीज़ पर राज़ी हो वलीजा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बोलो। माज एकदम ठाड़ा। वलीजा ने खौफ से उसकी तरफ देखा। माज को कभी उसने हाइपर होते नहीं देखा था। आप समझ नहीं रहे, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। मैं चीख चीख कर दुनिया को नहीं बता सकती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। पहले की बात और थी। पहले वाली वलीजा को अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी, मगर आज वलीजा को अपनी इज्जत जान से प्यारी है। मुझे शर्म आती है डैड को बताते, भाइयों को बताते। मैं बेशरम बेलिहाज नहीं हो सकती। वो बेबसी से अपनी नज़रें फेर गई। कैसे बताती कि वो मोहब्बत तो अब भी सिर्फ मौत से करती है, मगर वो ये बात किसी को अब बता नहीं सकती। यही तो तब्दीली आई थी सबसे बड़ी। वो सिर्फ अल्लाह को बता सकती थी। बस इतना बता दो वलीजा, सब खिलाफ हो गए इस रिश्ते के, तो क्या मेरा साथ दोगी या नहीं? माज ने दांत मींच कर उससे सवाल किया। माज, अब आप ज्यादती कर रहे हैं। मुझे मुश्किल में मत डालें। आपको मेरा जवाब तकलीफ देगा। वलीजा ने अपनी बात की वसाहत की। मुझे जवाब मिल गया है वलीजा कुरैशी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये समझाने के लिए। ज़ैनब, अपनी बीबी को गिल देकर गाड़ी में आओ। घर जा रहे हैं हम। तुम्हारी बीबी की आंखों में कुछ ज़्यादा ही खुल गई हैं। माज नाराज़गी दिखाता पास खड़ी ज़ैनब को हदायत देता कमरे से बाहर निकल गया। वलीजा इसके रवैये पर मुंह पर हाथ रखे फूट फूट कर रोती थी। वलीजा बीबी, अब क्यों रोते? इतने प्यार करने वाले का दिल तोड़कर आप अब क्यों खुद रो रही हैं? बीबी जी, सोच समझ कर फैसला करें। आपके साथ के बगैर वो अकेले किस किस से लड़ेंगे? ज़ैनब उसे पुरखलूस तरीके होकर समझा रही थी। मैं सब जानती हूँ ज़ैनब। मैंने मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो गैब से माज की मदद करेगा। मेरा साथ देना इसकी मुश्किलात बढ़ाएगा। तुम नहीं समझोगी ये सब। चलो, बाहर वेट कर रहे हैं गाड़ी में। ये जो अल्लाह के लोग हैं ये जीने नहीं देते। वलीजा बेड से उठते हुए बोली। ज़ैनब ने हाथ थाम कर वलीजा को सहारा दिया। बीबी जी, एक बात पूछूं? ज़ैनब ने डरते डरते पूछा। वलीजा ने सर हिलाकर इजाज़त दी। आप आपको अब मास भाई से मोहब्बत नहीं रही? वलीजा ने मुस्कुराकर ज़ैनब को देखा। थप्पड़ खाया ना तुम्हारे भाई के लिए? बिना वजह खाया है। मगर तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा ये शादी नहीं होने देंगी। मैं जानती हूँ अपनी माँ को। वो ज़िद में आ जाए तो हर हद से गुजर जाती हैं। मेरे माँ बाप मुझे भी बहुत अजीज़ हैं। मैं इतनी खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि अपनी खातिर मास के साथ डैड की ज़िंदगी भी अज़ाब कर दूँ। अल्लाह पर छोड़ दिया मैंने हर फैसला। मेरे लिए कुछ बेहतर होगा तो रास्ते नज़र आ जाएंगे। वलीजा खामोश हुई। और अगर फैसला आपके हक में ना हुआ छोटी बीबी तो? ज़ैनब का सवाल वलीजा को खौफज़दा कर गया। वलीजा ने कोई जवाब नहीं दिया। आंखों में नमी लिए वो बाहर निकल गई। माज की गाड़ी आहिस्तगी से वलीजा के घर के सामने रुकी। माज ने दरवाज़ा खोला। वलीजा आहिस्तगी से बाहर निकली। इनके घर के आगे पहले से ही कोई गाड़ी खड़ी थी। माज को पहचानने में बिल्कुल देर न लगी कि वो गाड़ी सनी की है। अजीब सी जलन और तकलीफ से इसकी गाड़ी देखकर हुई थी। वलीजा अब बेहतर थी। वो खुद चलकर घर के करीब खड़ी हुई। किसी जाहिल की गाड़ी है, ये बिल्कुल गेट के पास खड़ी की है। वलीजा ने अपनी धुन में बेजारी से कहा, ये गाड़ी इसी जाहिल की है जिससे आपकी वालदा साहिबा आपकी शादी करवाना चाहते हैं। जले हुए अंदाज में माज ने गाड़ी के टायर पर पैर मारा। वलीजा कुछ बोलती इससे पहले घर का दरवाजा खोला और अंदर से सनी निकलता हुआ दिखाई दिया। आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए नेवी ब्लू कलर की पेंट कोट में बिलाशुबा वो बेहद हैंडसम लग रहा था। वलीजा इसके बिल्कुल सामने खड़ी थी।
चादर से कवर, कमजोरी से कपकपाता हुआ बदन, चेहरे पर मास्क था मगर ढलती धूप इसकी आंखों में पड़ रही थी। सनी ने अपनी ग्लासेस उतारे, वलीजा की आंखों में देखा। अपनी तरफ घूरता वलीजा ने नजरें फेरी। सनी ने आज से पहले इतनी पाकीज़ा आंखें नहीं देखी थी। बादामी आंखें जो गहरी थी, बुखार की वजह से सुर्ख होती वो और खुमार आलूद हो रही थी। सनी तो खोसा गया जब मास ने तेज आवाज में इसकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज की। मिस्टर सनी अंसारी, प्लीज रास्ता दीजिए, लेडीज को अंदर जाने दे। मास की आवाज पर इसका सहर टूटा। सनी ने जल्दी से रास्ता दिया। ओह, आई एम सो सॉरी, आप जाएं। शराफत का मुजाहरा करते हुए मास की तरफ बढ़ा। कैसे मास? सनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मास ने गहरी सांस लेते हुए बेदिली से इसका हाथ पकड़ लिया। कैसे आना हुआ आपका यहाँ? मास से रहा न गया तो पूछ बैठा। वलीजा जैनब के साथ अंदर जा चुकी थी। सनी की तवज्जो अभी इस नकाब वाली पर थी। अरे वो नौशीन आंटी बहुत घबरा गई थी। बुराक के लिए जो आज सारा दिन वीडियोस आती रही हैं, तो मैं करीब ही तो सोचा आंटी को थोड़ा चिल ही कर दूं। सनी अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। अच्छा तो हो गई आंटी चिल? मास के तंजिया सवाल पर सनी ने उसे हंसकर देखा। क्या हुआ यंग मैन, कुछ नाराज लग रहे हो बच्चे? अरे हाँ, तुम बराक की वजह से परेशान हो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो है, बट डोंट वरी, ऐसे स्कैंडल्स तो आते ही रहते हैं। कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे, तुम रिलैक्स भी हो जाओ। सनी ने मास के कंधे पर तसल्ली देते हुए हाथ रखा, जिसे मास ने आराम से हटा दिया। हम लोग भूल सकते हैं मगर हम नहीं भूल सकते। ये जिसने भी किया है इसे हिसाब तो देना होगा, मास ने मजबूत लहजे में कहा। सनी ने दोनों आईब्रोज उठाकर उसे दाद देने वाले अंदाज में सराहा। ओह, आई थिंक इट यंग मैन, आई लाइक इट यंग मैन। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। खैर मैं निकलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो ये ज़रूर याद करना। मैं भी तुम्हारा बड़ा ही भाई हूँ, सुभान की तरह। सनी अपनी ग्लासेस दोबारा आंखों पर चढ़ाता मास का दिल जला रहा था। मास ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सनी के आगे से हटता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। सनी ने हैरत से मास को देखा। रूड बॉय, बड़ा भरम है भाई। वो कंधे उचकाता हुआ गाड़ी में बैठा। गाड़ी स्टार्ट होते उसकी आंखों के आगे वही दो आंखें आ रही थी। कौन थी वो? सुभान की बहन तो नहीं हो सकती, मगर सुना तो इसके बारे में भी बहुत है कि वो अब पर्दा करती हैं। बुराक और सुभान दोनों खूबसूरत हैं तो बहन कैसे ना खूबसूरत होगी। कारोबार में ही नसी, दामाद बनकर तो मैं सुभान को काबू कर लूंगा। उफ, ये आंखें। वलीजा के अलावा अगर और कोई है तो मुझे अपनी दस्तरस में चाहिए। हर सूरत हर कीमत। कोई बात नहीं, जो भी है सनी पता लगा लेगा। वो खबासत से हंसता हुआ गाड़ी उड़ाकर ले गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इस रिपोर्टर को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? आखिर वो रिपोर्टर कहाँ है? सुभान अपने ऑफिस में बैठा धाड़ रहा था। उसने अपनी पूरी टीम लगा दी इस रिपोर्टर के पीछे, मगर इस रिपोर्टर को ज़मीन निकल गई या आसमान, कुछ पता नहीं। बुराक की समझ से बाहर था कि रिपोर्टर को किसने गायब किया। भाई, अब मैं अपनी बेगुनाही साबित कैसे करूंगा? इस रिपोर्टर से मिलकर मालूम होना था कि इसके पीछे कौन था। अब कैसे मालूम करूंगा मैं? बुराक को आगे की फिक्र थी। यार तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो? दुनिया को सोचने दो जो सोच रही है। तुम्हारा अपना ऑफिस है, अपना काम है। फाड़ में जाए ओल्ड हाउस, क्यों ख्वार हो रहे हो? ऐसा ने बेटे को डपटा जिससे सबसे ज़्यादा फिक्र ओल्ड एज हाउस की थी। डैड, आज का है, प्लीज़ दोबारा मत कहिएगा। आप नहीं जानते वो कितने बेबस बेसहारा औरतें हैं। ना घर, ना कोई ठिकाना। ये ओल्ड एज हाउस इनका घर है। अगर ये बंद रहा तो वो कहाँ जाएंगी? और वो सब बेघर हो जाएंगी, रुल जाएंगी। बुराक तो बाप की बात पर तड़प ही उठा। ऐसा ने खामोशी से बेटे को देखा जिसको अपनी इज्जत से ज़्यादा इन बेघर औरतों की पड़ी हुई थी। इसका हल ढूंढ लेंगे। सील हो भी गया तो मैं खुलवा दूंगा, मगर हमारा दुश्मन कोई कारोबारी है तो फिर ये सोचने की बात है। फिर वार करेगा और इसके वार करने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। हर हाल में, सुबह ने किसी गहरी सोच में डूबकर कहा था। आज के वाक़ये ने इसका दिमाग काफ़ी हिला दिया था। घर में खामोशी थी। अस्पताल से वापस आकर वलीजा अपने कमरे में चली गई। ज़ैनब इसके पीछे। मास जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, सामने नौशीन खड़ी थी। बहुत खूब मुआज़, अब तुम वलीजा के साथ ही मुहाफ़िज़ बन गए हो। अस्पताल ले जाना है, इसका ख्याल रखना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी कब से बन गई? नौशीन ने हाथ सीने पर बांधते हुए तंजिया लहजे में कहा। जब आपने थप्पड़ मारकर इसे कॉलर छोड़ दिया था तब। जब इसका बुखार 104 तक पहुंचा तब। माज ने जब से लब खींचे, फिर ठहरे लहजे में बोला। नौशीन एक कदम आगे बढ़ी। माज, अपनी हद में रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। वो माज को वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। मेरी क्या हद है, आप ही बता दें। माज ने वार्निंग को चुटकियों में उड़ाया। देखो माज, तुम मेरे बेटे की तरह हो, तुम्हें भले के लिए ही समझा रही हूँ, तुम आग से खेल रहे हो। खुद अपने हाथ जला मत बैठना।
کیونکہ تم جو سوچے بیٹھے وہ میرے جیتے جی تو ممکن نہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں وہ معاذ کو سمجھا رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے آنٹی؟ خاموشی کے بعد معاذ نے سوال کیا۔ نوشین تھوڑا چونکی، پھر چہرے پر نرمی سجا کر بولی، مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں، بس تم حد میں رہا کرو، ولیجہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ براق کی حد تک رہو، ولیجہ سے دور رہو، ولیجہ سے شادی کے خواب چھوڑ دو معاذ۔ یہ جملہ تیز چھری کی طرح معاذ کے دل پر اترا تھا۔ میں ولیجہ کو تمہارے ساتھ برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ آج اپنے اصلی روپ میں وہ معاذ کے سامنے کھڑی تھی۔ برباد؟ جو لڑکی میری زندگی ہے جسے دیکھ کر مجھے سانس آتی ہے، میری روح میں جو بسی ہے اسے میں برباد کروں گا؟ کاش اپنے الفاظوں کی بدصورتی پر غور کیا ہوتا آپ نے۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا ہے کبھی؟ جتنی محبت مجھے اسے بھی ہے، کیا اس کا بھی دل توڑیں گے آپ؟ معاذ نے افسوس سے پوچھا۔ تمہاری محبت نے اسے بگاڑ دیا۔ میری بیٹی کا حال دیکھو، میری بیٹی جو کبھی فیشن کا آئیکن سمجھتی جاتی تھی، جو پہنتی تھی وہ فیشن بن جاتی تھی، مگر خود کو اب تھان میں ایسے لپیٹ کر لیتی ہیں جیسے لوگوں کی نظریں اسے جلا دیں گی۔ وہ نخوت سے بول رہی تھی۔ میں آپ کی بیٹی کو دنیا جہان کی خوشیاں دے سکتا ہوں آنٹی۔ وہ ہنسے گی، جیے گی، سانس لے گی، جب میں ساتھ ہوں گا۔ نوشین نے رخ موڑ لیا مگر معاذ نے بات جاری رکھی۔ قسمت نے ساتھ دیا تو پیسہ بھی کما لوں گا، پر اگر نہ کمایا تو کیا صرف پیسے سے رشتے بنتے ہیں؟ وہ ایک قدم اور آگے آیا، لہجہ بلند ہوا۔ آپ کیسی ماں ہیں؟ بیٹی کی خوشی کیوں نہیں نظر آتی آپ کو؟ کیا صرف عزت، رتبہ اور دکھاوے کی دنیا میں جینا ہے؟ کبھی ولیجہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اس میں میں ہوں آنٹی، میں محبت کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے، خالص بے غرض محبت۔ دیکھو معاذ، مجھے تم سے کوئی ذاتی دشمنی ہی نہیں، تم اچھے لڑکے ہو۔ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک نام ہے سوسائٹی میں، اور تم کہاں اور سنی انصاری کہاں؟ وہ ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہے، لکس میں، دولت میں، خاندان میں، اور سب سے بڑھ کر ہماری سوسائٹی میں اس کی ویلیو ہے۔ تم ولیجہ کو بھول جاؤ، یہ بہتر ہے۔ وہ آج شفاق بنی اس کا دل چاک کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ولیجہ نے انکار کر دیا تو میں اپنے قدم پیچھے ہٹا لوں گا۔ معاذ کی آواز میں چٹان جیسا یقین تھا۔ تو ٹھیک ہے، ولیجہ خود تمہیں سنی سے شادی کی دعوت دے گی، مگر تم فکر مت مکرنا، مرد ہو تو مت مکرنا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ ولیجہ سے منہ سے سننے کے بعد میری بیٹی سے کبھی نہیں ملو گے۔ نوشین کے دماغ میں شیطانی کھیل رچ رہا تھا۔ نہیں مکروں گا، میرے لیے ولیجہ کی خوشی معنی رکھتی ہے۔ اللہ حافظ۔ وہ زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا، وہ جتنا خوش آیا تھا اتنا ہی مایوس واپس جا رہا تھا۔